आंदोलन भड़कने लगा था, तब जो पूर्व सेनाध्यक्ष हैं बांग्लादेश आर्मी के इकबाल करीम भुइयां, उन्होंने कहा था कि सेना को वापस बुलाइए, उसको इन कामों में क्यों लगाया गया है। और उसके ठीक बाद वकारुज्जमान का जो वर्तमान सेनाध्यक्ष है, उनका बयान आ गया कि हम इन आंदोलनकारियों के साथ हैं। तो इशारे तभी मिल गए थे कि ये सरकार का जाना तय है। मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, उसके बाद डॉक्टर शांतेश आपका रुख करता हूं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक इस हद तक है कि कई अवामी लीग नेताओं के अब शव बरामद हो रहे हैं। परिवार के सदस्यों के शव बरामद हुए हैं। 29 नेताओं और सदस्यों के शव मिल चुके हैं। ये बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। कई अवामी लीग नेताओं के परिवारों के सदस्यों के शव मिल रहे हैं, नेताओं के शव मिल रहे हैं। यानी आंदोलन की आड़ में पीछे जो कुछ हो रहा था वो अब स्पष्ट होता दिख रहा है। पूरी तरीके से चीज़ों को चॉकआउट किया गया, यानी पेपर पर उतारा गया, ज़मीन पर उसकी रिहर्सल की गई और उसके बाद उसके परिणाम के बाद ये हत्याएं दिख रही हैं, शव बरामद हो रहे हैं। और इसमें क्या यहाँ पर बांग्लादेश की ये आबादी जिम्मेदार है या फिर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी, बहुत बड़ी तैयारी की गई थी, चाहे वो ईस्टर्न एरिया की तरफ से बांग्लादेश के उन देशों की तरफ से की गई हो जो बांग्लादेश में अपनी जड़ें बनाना चाहते थे, या फिर वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से बांग्लादेश में कुछ इस तरीके की हवा दी गई हो। जो भी हो, बांग्लादेश टूटने जैसी कगार पर आ ज़रूर गया था, लेकिन फिलहाल स्थिति नहीं दिख रही। मैं डॉक्टर शांतेश आपका रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर शांतेश, 15 साल का शेख हसीना का शासन, 15 साल के शेख हसीना के शासन में 17 करोड़ की बांग्लादेशी जो जनता है उसकी आय प्रति व्यक्ति 3 गुना हो गई थी। लोगों को जॉब मिल रहे थे, लोगों के पास काम था, हालांकि युवा काम मांग जरूर रहे थे, लेकिन आरक्षण के नाम पर इतना करने के बाद क्या सरकार इतना फेल हो गई थी कि एक आंदोलन इस तरीके से बढ़ता चला गया जिसको आरक्षण के नाम पर भड़का हुआ बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस 1/3 आरक्षण को 5% कर दिया, फिर भी ये भीड़ ठंडा होने के बाद नहीं मानी और सरकार बदल दी। क्या इतना आसान लगता है इस तस्वीर को पचा पाना डॉक्टर शांतेश, या जो हम नहीं देख पा रहे हैं ये उसका बहुत छोटा हिस्सा है? जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। देखिए, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिसपे हमें गौर करने की जरूरत होती है। क्या आपको लगता है वास्तविक रूप से ये सिर्फ एक कोटा का जो मुद्दा था उसको लेकर उतना घटनाक्रम घटा? मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी घटना होगी अगर आप इस तरह समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तमाम देशों में जो है अफर्मेटिव एक्शन को लेकर या सकारात्मक जो कार्रवाई होती है आरक्षण को लेकर, आंदोलन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन इस लेवल पे प्रोटेस्ट होना कि सरकार बदल देंगे, प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़े, देश के बाहर जाना पड़े और साथ ही साथ उसकी पार्टी पे जो कार्यकर्ता हो उन पे हमले हो, उनके जान ले लिया जाए, तो इस तरह की विषय को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता कि युवाओं ने आंदोलन किया कोटा मुद्दे पे और इसलिए सब कुछ हो गया। आप बताओ, इसके पीछे का बहुत बड़ा बैकग्राउंड आप देखेंगे, पूरा प्लॉटेड है। वो डोमेस्टिक फैक्टर्स, डोमेस्टिक एक्टर्स जो थे वो और प्लस जो इंटरनेशनल एक्टर्स थे, ये दोनों मिलकर ही बांग्लादेश में पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिए। किसी एक व्यक्ति, एक समूह, एक पार्टी को जिम्मेदार ठहराने के बजाय अगर पूरे घटनाक्रम, पूरे नेक्सस को आप समझेंगे तो आपको पूरा खेल समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूँ कुछ बुलेट पॉइंट में क्या है। डोमेस्टिक लेवल पे आपको समझ में आएगा 2008 के बाद से जिस तरह घटनाक्रम घटा पूरे बांग्लादेश में पिछले कई 15-17 सालों में, आप देखेंगे बहुत कुछ बदला, लेकिन वहां पे जो अपोजिशन पार्टीज थी मार्जिनलाइज हो गई, वो पीछे बाहर हो गई। वो पार्टीज जो हमेशा देखेंगे रेडिकलिज्म, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करती हैं, वो सब कहीं कहीं किनारे लग गई, क्योंकि जो लिबरल एक आइडियलॉग की तरह फिगर था शेख हसीना का, वो पूरे देश को आगे लेके बढ़ा। ऐसा नहीं शेख हसीना ऐसे ही चुनाव जीतती गई, भ्रष्टाचार है जैसे अमेरिका बोलता है कि नहीं नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बननी चाहिए जो देखे, पूरी निगरानी करे चुनाव की, देखे लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत हो रहा है नहीं हो रहा। बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं। चाइना बोल रहा है नहीं जी, ट्रेड पॉलिसी हमारी है, हमारे टर्म कंडीशन को आप फॉलो करिए, नहीं तो नहीं मानेंगे। पाकिस्तान बोलता है नहीं नहीं, आप जो शेख हसीना है वो इंडिया के साथ ज्यादा क्लोजली काम कर रही है, हमारे फेवर नहीं करती, हमारी बात नहीं मानती, इसलिए हमें काम नहीं करना। तो आईएसआई, चाइना, अमेरिका, तमाम जो फैक्टर्स है वो किसको बैक करेंगे? वो जो फैक्टर्स जो वहां पे मार्जिनलाइज्ड हो गए थे। आप देखेंगे वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में थी, जैसे जमात इस्लामी बात करते हैं, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी की बात करें, नेशनलिस्ट पार्टी की बात करें, ये पॉलिटिकल पार्टी आप देखेंगे पूरा बाहर हो गई थी। तो कहीं कहीं अचानक से इन पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फ्यूलिंग किया,
और हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट होता है युवा। आपको कोई आंदोलन करना हो और किसी आंदोलन को सफल बनाना हो तो हमेशा आपको युवाओं को आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। तो युवाओं को कौन सा मुद्दा दिया जाए इस पे चिंतन करने की जरूरत होती है। और वहां पे जो इन लोगों ने मिलकर चिंतन किया वो यही था कि युवाओं को हम कोटा वाला एक झुंझुना पकड़ाएंगे और उसके बेसिस पे पूरा घटनाक्रम को अंजाम देंगे। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आप माइनॉरिटीज की बात करिए, चलिए माइनॉरिटीज को मान लीजिए रिलीजियस कोई फैक्टर हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, रिलीजियस फैक्टर की बात नहीं थी। आप कोटा की बात कर लीजिए, अवामी लीग के लोगों को फायदा पहुंच रहा था उनको, ये दुनिया में होता है। तो अमेरिका में जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है उनके अपने लोग बेनिफिटेड होते हैं, खुश होते हैं, ये जनरल सी बात है। इंडिया कहीं भी डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल पार्टी जीतते हैं उसके कार्यकर्ता खुश होते हैं। इसका मतलब आप वहां आंदोलन कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, हिंसा कर देंगे, जला देंगे, ये कोई रास्ता नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि उसके पीछे पूरी प्लॉटिंग हुई थी। अपोजिशन पार्टी मिल करके कहीं कहीं टारगेट कर रहे थे। आप जो बहुत अच्छा बिंदु होता है कि पहले से सब कुछ फिक्स था, कहां हमला करना है, किसको मरवाना है, कौन सा लीडर है, किसको भगाना है, कौन से लोगों को टारगेट करना है। निश्चित रूप से माइनॉरिटी की अगर बात करें 1971 से लेकर आज तक, जो आप हिंदू बात कर रहे हैं, हिंदू जो पॉपुलेशन वहां पर रहती है, जैसे रोहित जी ने बताया, बहुत अच्छा बिंदु उठाया था, आप उस पर ध्यान देंगे। माइनॉरिटी ऐसा नहीं पहली बार टारगेट हुआ है। 1971 जिस देश में 20% रहते हैं हिंदू, वो आज घट करके 8% हो जाते हैं। और फिर भी अभी भी बोला जा रहा है वहां हिंसा हो रहा है तो हमें बॉर्डर खोल देना चाहिए, हम ह्यूमैनिटेरियन है। और वाकई है, ऐसा नहीं मैं कराऊ नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन है, हमारी जिम्मेदारी हम खोलेंगे और करेंगे भी, करना भी चाहिए मानवता के आधार पर। लेकिन सवाल ये कब तक ऐसे ही देश इन चीजों को टॉलरेट करता रहेगा कि इलीगल जो माइग्रेशन है वो चलता रहे। मेरा डर दूसरा है, मेरा डर यहाँ पर बांग्लादेश दूसरा आंदोलन है होगा, शांतेश, वहां डॉक्टर लोग भाग शांतेश, मेरा डर यहाँ पर दूसरा है। और कर्नल संजीत सिरोही, वो डर मैं आपके साथ साझा करता हूँ। वो डर ये है कि ये जो कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें हैं जो पाकिस्तान में भी हैं और जो बांग्लादेश में भी है, भारत के आसपास, जरा मैं क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा इस बारे में जानकारी रखते हैं, पाकिस्तान, वहां पर डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के कोई मायने बचे नहीं हैं। कभी आर्मी और कभी आर्मी के द्वारा सपोर्ट की हुई गवर्नमेंट वहां होती है। अभी मेजर शाह बता रहे थे 28 coup हो चुके हैं बांग्लादेश में, तो यहां पर भी सत्ता का स्वाद लगा हुआ है, लोकतंत्र का नाम ही मत लीजिए। श्रीलंका नीचे चले जाइए, अभी श्रीलंका में जो तस्वीरें देखी थी वो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रील रिपीट हो गई हो बांग्लादेश में। नेपाल में जो स्थिति है, केपी शर्मा ओली पिछले 10 साल में 10 प्राइम मिनिस्टर अदल बदल कर काम चल रहा है। चाइना में लोकतंत्र है ही नहीं। भारत कितना घिरा हुआ है इस वक्त, और ये कट्टरपंथ भारत को किस तरीके से घेर रहा है, भारत कैसे काउंटर करेगा? कर्नल सिरोही। देखिए राजीव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जो आपने एग्जाम्पल दिए हैं, चीन का एग्जाम्पल, नेपाल का एग्जाम्पल, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, यहाँ पे जो है कट्टरपंथियों का जो है बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ जहाँ कट्टरपंथी, आप ये देश नहीं, आप किसी और देश में भी चले जाइए, आप मिडिल ईस्ट में चले जाइए, आप इराक में चले जाइए, आप ईरान, जहाँ जहाँ कट्टरपंथी है वहीं पे प्रॉब्लम है। और जहां तक ताल्लुक इस चीज का, बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम थी वो टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम, वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी। उनका जो है इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया था, चीजें इतनी महंगी हो गई थी कि वहां पे लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा, लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जो बांग्लादेश में अभी, जैसे संदेश कुमार जी ने बताया है, मेजर मोहम्मद अली शाह ने बताया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। और वो देशों को शेख हसीना से नुकसान हो रहा था, फायदा नहीं हो रहा। हाँ सर, मैं इसी पर आ जाता हूं। मेरे पास थोड़ा समय भी कम है, माफी के साथ मैं आप लोगों का फिर रुख करूंगा। लेकिन मेजर शाह, अभी कर्नल सिरोही ने कहा कि शेख हसीना को भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बहुत छोटा सा आपके सामने इंस्टांस रखूंगा। शेख हसीना ने कहा था कुछ दिन पहले, बांग्लादेश मीडिया की आई रिपोर्ट के अनुसार, कि उन्होंने मुझ पर एक गोरे ने नेवल बेस बनाने का दबाव डाला, अगर मैंने मान लिया होता तो शायद मेरे लिए मुश्किलें नहीं होती। उन्होंने ये इशारा नहीं दिया कि ये गोरा था कौन, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ गए। क्या वाकई बांग्लादेश दबाव में था और बांग्लादेश अब एक ऐसी जगह बन गया है जो खतरा है आसपास के इलाके के लिए? जी हाँ राजीव जी, बिल्कुल बांग्लादेश दबाव में था और अभी खतरा बन गया है। क्योंकि अगर जब नई सरकार जब आएगी यहाँ पे, जो भी हो, पहली बात तो ऑब्वियस है कि वो शेख हसीना के बरखिलाफ होगी वो सरकार। और अगर उस सरकार की आइडियोलॉजी मिलती जुलती है ISIS से या पाकिस्तान से, कट्टरपंथी होंगे, तो हमारे लिए एक सरदर्दी और बन जाएगी।
हमारे लिए वैसे ही चीन और पाकिस्तान काफी थे। यहाँ पर एक अच्छा पड़ोसी मुल्क जो कभी हमारी तरफ हॉस्टाइल नहीं हुआ, कभी हमारी तरफ गलत निगाहों से नहीं देखा, हमेशा दोस्ती की का हाथ बढ़ाया दोनों तरफ से, वही मुल्क जिसको हम ही ने जन्म दिया, वही मुल्क हमारी सरहदी बन जाएगा फिर। तो इसमें बहुत चिंताजनक बात है ये, उनके लिए भी और हमारे लिए भी राजनीति। उनके लिए भी और हमारे लिए भी, और सबसे ज़्यादा शायद भारत के लिए है। मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में रखूंगा कि भारत के आसपास सेलेक्टिवली चूज करके इन स्टेट्स को हॉस्टाइल किया जा रहा है, जिससे भारत का पड़ोस भारत के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम जब बन जाए जिसमें वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के लिए जा रहे फैसले बड़ा असर न डालें और भारत यहीं उलझा रहे। अब इसके पीछे किस किस का हाथ है सोचना होगा, क्योंकि यह एनालिसिस बता पाएगा कि हम आखिर किस दौर में इस वक्त आ गए हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल सिरोही।